भी आपको विषय पढ़ना हो, जो भी हो, आप हमसे आके डिस्कस करिए, हमसे बताइए आके, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, हम तो आप ही के लिए है ना। चलिए अच्छा कोई बात नहीं, टॉपिक खत्म कर देते हैं, नहीं अधमरा टॉपिक पड़ा रहेगा बीचों बीच में, कोई मतलब नहीं होगा इसका, ठीक है, इसको खत्म कर देते हैं। तो हमने बताया था हार्मोन हमारी बॉडी में एक विशेष फंक्शन करते हैं और दुनिया की सभी परीक्षाओं में एक क्वेश्चन हार्मोन से ज़रूर आता है। और हार्मोन्स निकलते हैं एक विशेष प्रकार की टोटी से, उस टोटी को नाम दिया जाता है ह्यूमन बॉडी में ग्रंथि यानी ग्लैंड, और सारी ग्लैंड्स हमें पढ़नी है इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक। तो कल हमने आपको एक मेन इंपॉर्टेंट ग्लैंड बताई थी जिसका नाम था पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। और बताया था पीयूष ग्रंथि से कुछ विशेष प्रकार के हार्मोन निकलते हैं जो विशेष प्रकार का कार्य करते हैं, मैंने सारे बताए थे इंपॉर्टेंट, ठीक। सबसे पहला बताया था ग्रोथ हार्मोन की, ज़्यादा निकल जाएगा तो एक्सेस ऑफ बॉडी का डेवलपमेंट हो जाएगा जिससे आप खली बन जाएंगे, और इस बीमारी को कहते हैं जी जाइंटिज्म बोलते हैं, ठीक है, या जाइंटिज्म भी बोल सकते हैं इसको। और अगर ज़रूरत से कम निकल गया ग्रोथ हार्मोन, या इसी को हम लोग सोमैटोट्रोपिन हार्मोन या STH भी बोलते हैं, कम निकल जाएगा तो आप राजपाल यादव बन जाएंगे, यानी आपका डेवलपमेंट बिल्कुल बौने हो जाएंगे। इसको बोलते हैं नैनिज्म या डॉर्फिज्म भी, आप लोग जो बौने लोग हो जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, ठीक है, उनके अंदर एक डिसीज़ हो जाती है और उसको हम लोग नैनिज्म बोलते हैं, ठीक है, छोटे हो जाते हैं। ये बताया था। दूसरा हार्मोन हमने बताया था कि आपकी पीयूष ग्रंथि से निकलता है जिसका नाम होता है क्या, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, गोनेड एक ग्रंथि है, अभी लब से लास्ट में गोनेड ग्रंथि का ही नंबर आएगा। जैसे पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है, पैराथायराइड ग्रंथि है, पैनक्रियाटिक ग्रंथि है, वैसे ही एक ग्रंथि है गोनेड ग्रंथि। और गोनेड ग्रंथि को एक्टिवेट करने के लिए कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलता है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। और गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, LH और FSH। महिलाओं में कौन सा निकलता है पीयूष ग्रंथि से, LH, ल्यूटीजाइंग हार्मोन, फुल फॉर्म ल्यूटी, क्योंकि जब ओवम बनता है तो उसमें कॉर्पस ल्यूटियम बनती है, कॉर्पस ल्यूटियम को ये तोड़ता है और ओवम का रिलैक्सेशन कराता है, ठीक है, तो इसीलिए ल्यूटीजाइंग हार्मोन बोलते हैं। और ये LH होता है, ये कहाँ से निकलता है, ह्यूमन की खोपड़ी से निकलता है, और ये किसके लिए उत्तरदायी होता है, महिलाओं के लिए, ठीक है, फीमेल्स के लिए। और मेल्स में FSH निकलता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्योंकि फॉलिकल सेल्स पाई जाती हैं हमारी टेस्टिस में और वहाँ पर फॉलिकल सेल्स होती हैं, उन सेल्स का अब इतना डीप में तो आपके यहाँ आने वाला नहीं है, पेपर में पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक। वैसे तो पढ़ाई के साथ अन्याय है इन सब चीज़ों को ना बताते हो, लेकिन फिर पढ़ाई कैसी जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, हमें पेपर निकालना है ना, तो हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट बने। तो फॉलिकल सेल्स को ये तोड़ता है, इसलिए इसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, समझ गए। ये सारे हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं, पीयूष ग्रंथि से, ठीक। अभी यहीं पर रुक जाओ। फिर हमने बताया था कि यही जाते हैं और गोनेड ग्रंथि को बोलते हैं कि भाई साहब आप भी अपने अपने हार्मोन्स निकाल दीजिए। तब टेस्टिस निकालता है टेस्टोस्टेरोन, और ओवरी निकालता है 3 हार्मोन। वो जब हम लोग गोनेडो ग्लैंड पढ़ेंगे, ग्रंथि पढ़ेंगे, तब वहाँ से निकलने वाले हार्मोन्स डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तब वहाँ पे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन के बारे में पढ़ेंगे, अभी हमें नहीं पढ़ना, ठीक। चलिए, तो मेन एक फंक्शन और हो गया कि ये ग्रंथि तब तक नहीं काम करेंगे जब तक ऊपर से पीयूष ग्रंथि से गोनेडोट्रोपिक हार्मोन नहीं आएगा, यानी LH उर्फ FSH, समझ गए। चलिए, उसके बाद हमने बताया था कि एक और हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है लैक्टो LTH, ये इसको लिखना था, लैक्टोट्रोपिक हार्मोन, लिख लो, जिसको हमने बताया था प्रोलैक्टिन हार्मोन बताया था, हमने बताया था ना। एक और पीयूष ग्रंथि से हार्मोन निकलता है जो होता है लैक्टोट्रोपिन हार्मोन, यानी लैक्टो का मतलब लैक्टोजन, लैक्टो शब्द जहाँ आ जाए समझ लेना दूध से संबंध है इसका। किससे संबंध है, पढ़ते थे ना कि वो कौन सा बैक्टीरिया होता है जो दूध से दही बनाता है, लैक्टोबैसिलस, क्या बोलते हैं, लैक्टोबैसिलस, ठीक। या दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, लैक्टोजन पाया जाता है। वैसे ही दूध का एक हार्मोन होता है, इसको बोलते हैं लैक्टोट्रोपिक हार्मोन, LTH भी बोल सकता है, नहीं LTH बोलेगा तो विशेष नाम ले लेगा प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रश्न पत्र में सीधा पूछा जाता है प्रोलैक्टिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो वहाँ पर ग्रंथियाँ होती हैं, पीयूष ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि होती है, एड्रीनल ग्रंथि होती है, और आपकी पेनक्रियाटिक ग्रंथि होती है। पेनक्रियाटिक ग्रंथि भी एक होती है लीवर के पास, जहाँ से इंसुलिन और ग्लूकेगॉन निकलता है, बहुत पहले लीवर में पढ़ा चुके हैं बचपन में, आपको याद है, वो भी देखिए आपका तैयार है, आपको कंट्रोल हो जाएगा, आगे समझ में आ जाएगा। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन, कभी कभी प्रश्न ये बनता है कि दूध के निर्माण के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है, प्रश्न सीधा यही पूछा जाएगा, तो बता देना प्रोलैक्टिन हार्मोन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लिख लो, RRR, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बायोलॉजी का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अरे RRR जितना इंपॉर्टेंट है इस समय उतना इंपॉर्टेंट प्रोलैक्टिन है, मतलब इसकी हम तुलना कर रहे हैं कि कितना, जितना ख्याति RRR ने अर्जित की है
उतना ही ख्यात बायोलॉजी जगत के प्रश्न पत्र में इसने अर्जित कर रखी है। किसने? प्रोलैक्टिन हार्मोन ने। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई, इसमें कोई समस्या? ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम क्या होता है? लिख लेना आगे, दूध का निर्माण करना, यानी फॉर्मेशन करना। फॉर्मेशन करना, दूध का फॉर्मेशन। जैसे ही माँ के गर्भ में बच्चा आता है, भगवान जी इस हार्मोन को रिलीज करवाते हैं और 6 माह पहले ही दूध बनना स्टार्ट हो जाता है बच्चे के लिए, भोजन बनना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चा इसी पे आश्रित रहेगा। और इसी के लिए एक विशेष एंजाइम भी मैंने बताया था, प्रोटीन का पाचन से क्या बनती है, बचपन में बता दिया है मैंने। प्रोटीन के पाचन में क्या बनती है? अरे दूध में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। और दूध बच्चा ज़्यादा पिएगा तो क्या बनेगी? प्रोटीन। और प्रोटीन का पाचन किसे कौन करता है? प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन का पाचन कौन करता है? बच्चों में, छोटी अवस्था में बताया था, एक पेप्सिन और रेनिन बताया था। मैंने कहा था रेनिन बच्चों में प्रोटीन का पाचन करता है, और पेप्सिन जो होता है वो आपके आमाशय में प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, और ट्रिप्सिन कहाँ करता है? ट्रिप्सिन कहाँ से रिलीज होता है? पेनक्रियाटिक ग्रंथि से। मैंने बताया था कि एकलौती ऐसी ग्रंथि है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों निकालती है। वो कौन सी ग्रंथि है? हमारी पेनक्रियाटिक ग्रंथि। ठीक है, चलिए इसको मिटा दीजिए, ये हम बता चुके हैं आपको। फिर हमने एक और हार्मोन आपको बताया था, कौन सा? एक बताया था ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो हमने बताया प्रोलैक्टिन जो है दूध का निर्माण करता है, ऑक्सीटोसिन दूध को स्त्रावित करता है। बच्चों में इतनी क्षमता नहीं होती कि वो दूध को खींच सकें, तो उसी के लिए एक हार्मोन सिक्रीट किया जाता है, जो हार्मोन क्या करता है? 2 प्रकार के काम करता है। एक तो देखिए, भगवान ने गोनेडोट्रोपिक ग्रंथि से 3 हार्मोन निकाले थे। एक का नाम था एस्ट्रोजन, एक का नाम है प्रोजेस्टेरॉन, एक का नाम है रिलैक्सिन। और रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है वो अंत में जो होता है गर्भावस्था में डिलीवरी के टाइम काम आता है। लेकिन अगर मान लो वो भी फेल हो गया तो भगवान ने एक विशेष प्रकार का एंजाइम वो हार्मोन बनाया जिसका नाम था ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन क्या करता है? दूध को सिक्रीशन निकालने का काम करता है। इसीलिए तो ये क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट। दूध के निर्माण में कौन इंपॉर्टेंट? ये। दूध के सिक्रीशन में कौन इंपॉर्टेंट? ये। ठीक, मसल्स में कॉन्स्ट्रक्शन, खिंचाव पैदा करने वाला, ताकत देने वाला हार्मोन कौन सा? ऑक्सीटोसिन। समझ गए बात को? ऑक्सीटोसिन बैंड है क्योंकि इसका दुरुपयोग होता है। चलिए इतना बता दिया था, अब आइए अगली ग्रंथि पे। अगली ग्रंथि आपकी जो होती है वो गले में पाई जाती है, इस जगह पर, इस जगह पर होती है। और इस ग्रंथि का क्या नाम है? कौन बताए? अच्छा सुनो, ये लिखने से पहले एक चीज़ और लिख लो, नोट डाल के लिख लो। एक ग्रंथि होती है जिसको पीनियल ग्रंथि बोलते हैं, यहाँ पर पाई जाती है। बिल्कुल, ये तो आँख देख रहे हो, आँख के बिल्कुल सेंटर पे बीच में अंदर, यहाँ से खोदोगे अगर तो यहाँ पर एक छोटी सी ग्लैंड मिलेगी, बहुत छोटी सी होती है, उसका नाम होता है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। ठीक, पीनियल ग्रंथि से 2 हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट निकलते हैं। पूछा जाता है कि ये हार्मोन है, पूछा जाता है इंडिविजुअल क्वेश्चन में। सीधे बोलेगा कि बताइए ये हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है। पीनियल ग्रंथि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये हार्मोन बहुत पूछे गए पेपरों में। ठीक, तो 2 ही हार्मोन है, आपको दोनों याद रखने हैं। पहला हार्मोन है आपका मेलाटोनिन। ठीक है, नाम सुनो? नहीं सुना? मेलाटोनिन नाम नहीं सुना हैं? मेलानिन तो आपने सुना होगा, एक होता है मेलाटोनिन। ठीक है, लिख लो मेलाटोनिन। ठीक ठीक, मेलाटोनिन ये जो होता है ये आपके लिए शरीर में काला रंग पैदा करता है। कैसा रंग पैदा करता है? काला रंग। ठीक है, कभी कभी जो काला रंग हो जाता है जरूरत से ज़्यादा, वो मेलाटोनिन के नाम कारण भी होता है। जरूरत से ज़्यादा निकल जाएगा, यही इंपॉर्टेंट है, इसी को याद रखिएगा। शरीर में काला रंग, बहुत ज़्यादा काला, देखिए कुछ तो मेलानिन की वजह से होता है, अस्थायी होता है। आप धूप में जाओगे काला हो जाएगा, फिर धूप में जाना बंद करोगे फिर गोरे हो जाओगे। वो तो मेलाटोनिन, वो तो हमारा एक वर्णक पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है। लेकिन बहुत लोग काले होते हैं परमानेंट, वो किसकी वजह से होते हैं? मेलाटोनिन की वजह से। समझ गए बात को? चलिए, ये क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए पीनियल ग्रंथि पढ़ाई नहीं जाती, लेकिन हम आपको बता दें, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, चलिए मेलाटोनिन इंपॉर्टेंट है इसलिए बताया। पूछा जाता है शरीर का काला रंग किस हार्मोन के कारण होता है, तो हमने हार्मोन भी बताया और साथ में आपको हमने ग्रंथि से भी उसका, मान लीजिए गलती से हर बार हार्मोन पूछ रहा है, इस बार ग्रंथि पूछ लिया तो क्या करोगे? पता होनी चाहिए। अगली ग्रंथि वेरी इंपॉर्टेंट है, थायराइड ग्रंथि। लिख लीजिएगा, थायराइड ग्रंथि मोस्ट इंपॉर्टेंट। थायराइड ग्लैंड, या इसी को बोलते हैं हम लोग थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि का क्या काम होता है? पहली बात, इससे क्वेश्चन जरूर आता है, अगर पूछेगा कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? लिवर।
ये सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? लीवर। एक्सोक्राइन कौन सी होती है? जिसमें एक विशेष प्रकार का गड्ढा होता है, उसके अंदर कोई फ्लूइड बनता है और वो बाहर आ जाता है, वही कहलाती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। और एक टोटी होती है जिससे 2 बूंद ब्लड निकलता है, वो सीधे ब्लड में चला जाता है, वो कहलाती है एंडोक्राइन ग्लैंड। जैसे एक्सोक्राइन लैक्राइमल ग्लैंड यहाँ पर होती है, आंसू बाहर फेंक देती है। जैसे गले में खाना खाते हैं तो सलाइवरी ग्लैंड होती है, सीधे सलाइवा बाहर फेंक देती है, वो ब्लड में तो जाता नहीं। वैसे ही लीवर होता है आपका, लीवर में भी बाइल जूस होता है, लीवर में भी बाइल जूस जाता है, वो डायरेक्ट जो है बाइल जूस बनाता है और बाहर फेंक देता है, ठीक। तो ये सब एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अगर पूछेगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो क्या बताओगे? लीवर। सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्लैंड। लिख लो, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि तो बताइएगा लीवर। सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड, हिंदी में भी लिख लो एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो आपकी कौन सी होती है? थायराइड ग्रंथि। बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक। एंडोक्राइन ग्लैंड। बाकी सारी क्लासें आपकी समय से चल रही हैं सही से? बताइए भाई, एक्सेप्ट हम, और बाकी सब चल रही है सही से? सारे क्लासों में कोई दिक्कत किसी को? बताइए भाई। जो पढ़ाया जा रहा है अभी रिलैक्स होकर पढ़ लीजिए, बाद में प्रेशर आ जाएगा तो पढ़ाई होने में दिक्कत होती है। फिर याद करिए, पेपर में वही याद आता है जो आपने 2-3 महीने पहले पढ़ा होता है। 15 दिन, 10 दिन, 1 दिन, 2 दिन पहले का कुछ भी याद नहीं आता परीक्षा में, होता है साइकोलॉजिकल हो जाता है, भूल जाते हैं हम लोग। तो अंतःस्रावी ग्रंथि याद रखिएगा, थायराइड ग्रंथि। दूसरी चीज़, थायराइड ग्रंथि से आप अक्सर एक बीमारी पढ़ते हो, घेंगा, गॉटर हो जाता है, यहाँ फूल जाता है गले में बहुत ज़्यादा, आयोडीन की कमी से, ठीक है। तो थायराइड ग्रंथि से आपको पता होगा, थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लिख लीजिएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन। नाम क्या है? रॉक्सिन हार्मोन। पूछेगा थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है तो बता दीजिएगा, ठीक है। बीपी कम कर देता है थायराइड, बीपी कम होता है, जिनको थायराइड की बीमारी, इनका थायरॉक्सिन हार्मोन कम निकलता है, उनको थायराइड की बीमारी हो जाती है। और थायराइड की बीमारी में उनका बीपी जो होता है हमेशा लो रहता है, और बीपी लो रहने की वजह से वो बहुत थका हुआ और कमज़ोर महसूस करते हैं, और उसकी वजह से वो हमेशा चिड़चिड़े हो जाते हैं और अजीब सा बिहेवियर करने लगते हैं, समझ गए? इसीलिए बीपी लो हो जाता है थायरॉक्सिन। और थायरॉक्सिन, अब जिनके सोचो बीपी लो होगा, कोई बात बात पे रोएंगे, ड्रामा करेंगे, गुस्सा करेंगे, बीमार रहेंगे, थके हुए रहेंगे, कहीं बदन दर्द, कहीं पैर दर्द, कहीं सर दर्द, तो डॉक्टर के पास जाओगे। जब डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर तुरंत सीधे पीयूष ग्रंथि का TSH लिख देगा, करा के आओ मेरे पास। जाओगे पैथोलॉजी, डिजीज़ का अध्ययन करने के लिए, वहाँ पता चलेगा आपका डिसऑर्डर है, तुरंत दवाई लिखेगा, तुरंत ये निकलेगा, तुरंत आपकी दिक्कत दूर हो जाएगी, समझ गए बात को? तो थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? अभी हम आपको सिर्फ ग्लैंड्स बता रहे हैं, ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन बता रहे हैं। जब हम पाचन तंत्र पढ़ाएंगे, श्वसन तंत्र पढ़ाएंगे, हृदय परिसंचरण तंत्र पढ़ाएंगे, उत्सर्जन तंत्र पढ़ाएंगे, मांसपेशीय तंत्र पढ़ाएंगे, कंकाल तंत्र पढ़ाएंगे, तब आपको हम ये भी बताएंगे कि इन हार्मोन्स के और क्या फंक्शन है। जैसे थायरॉक्सिन का केवल इतना ही काम नहीं है कि आपका थायरॉक्सिन हार्मोन निकालना थायराइड ग्रंथि का, इसका और भी बहुत काम है। ये हमारे पाचन तंत्र में भी सहायक होता है। तो जब पाचन तंत्र पढ़ाएंगे तब बताएंगे आपको कैसे सहायक होता है। अभी सिर्फ इतना जानो कौन सी ग्लैंड है, कहाँ पाई जाती है और कौन सा हार्मोन निकालती है, क्योंकि पेपर में इतना ही आने वाला है, ठीक। चलिए इसको मिटा दें। अगला ग्लैंड लिखिएगा पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि, पैरा होता है, पैरा लिखिएगा, ठीक है। ये क्या होता है? थायराइड ग्रंथि के जस्ट पीछे होती हैं और 4 होती हैं, संख्या में कितनी होती हैं? 4 जोड़ी होती हैं, ठीक है, पैराथायराइड ग्रंथि। और सुनो, ये इकलौती ऐसी ग्रंथि होती है जो किसी भी ग्रंथि के अंडर में नहीं काम करती, मतलब इस पे पीयूष ग्रंथि का कोई भी जोर नहीं होता, ये स्वतंत्र होती हैं और सिर्फ अपनी स्वतंत्रता से काम करती हैं, ठीक है। तो अगर पेपर में पूछा जाए कि फ्रीडम, जो स्वतंत्र रूप से काम करने वाली ग्रंथियां कौन सी हैं हमारी ह्यूमन बॉडी की, तो बता देगा पैराथायराइड ग्रंथि। ये 4 होती है संख्या में, और इनका काम क्या होता है? कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को मेंटेन करना, समझ रहे हैं? कैल्शियम समझ रहे हो? हमारे शरीर के लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भैया। आपकी हड्डी में कमी हो गई तो जगह जगह दर्द होगी। और सुन लो, अगर विटामिन डी की कमी होगी तो कैल्शियम तुम चाहे जितना घोल के पी जाओ एब्जॉर्ब नहीं होगा।
और कैल्शियम कम हो जाएगा तो कहीं हड्डी में दर्द होगी, कहीं जोड़ों में दर्द होगी आए दिन। कभी कभी ऐसा लगेगा हाथ नहीं मुड़ रहा है, पेन हो रहा है, इतना मोड़ने में दर्द हो रहा है, ऐसे उठाने में दर्द हो रहा है, कैल्शियम की कमी हड्डियों में। और पैराथायराइड ग्रंथि कैल्शियम और फास्फोरस की कमी को हमारे शरीर में पूरा करती हैं। और मेरी बात ध्यान से सुनो, इसीलिए विटामिन डी कम मत होने देना शरीर में। अगर विटामिन डी कम हो जाएगा तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। कैल्शियम एब्जॉर्ब तभी होगा जब विटामिन डी की भरपूर मात्रा आपके शरीर में होगी। इसे सुबह के टाइम थोड़ा धूप ले लिया करो, विटामिन डी मिल जाएगा। और विटामिन डी मिलेगा तो जो भी दिन भर में खाओगे कैल्शियम जितना होगा सब एब्जॉर्ब हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि पर ज़्यादा वर्कलोड नहीं पड़ेगा। समझ गए? पैराथायराइड ग्रंथि, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, तो विटामिन डी, कैल्शियम, और कैल्शियम तो आपको पता ही, हमने ब्लड क्लॉटिंग पढ़ाया था तो वहाँ भी बताया था कि ब्लड क्लॉटिंग में भी कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल होता है। मैंने बताया सहायक एलिमेंट कौन सा होता है ब्लड क्लॉटिंग में? कैल्शियम। प्रोटीन कौन सी होती है? फाइब्रोनोजिन, बताया था ना। विटामिन कौन सा होता है? के। विटामिन कौन सा होता है? के। एंजाइम कौन सा होता है? फाइब्रोनोजिन। फाइब्रोनोजिन एंजाइम है, प्रोटीन है फाइब्रोनोजिन। और पूछा था कि वो कौन सा सहायक तत्व है, सहायक कंपोजिशन है जो रक्त के थक्का जमने में सहायक होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन। और बताया था मैंने ब्लड क्लॉटिंग की इक्वेशन आपके यहाँ नहीं आएगी, लेकिन फिर भी हमने आपको सड़ी गली बताई थी कि थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम से मिलता है और क्या बनाता है? थ्रोम्बिन बनाता है। और फाइब्रोनोजिन फाइब्रिन में बदल जाता है कैल्शियम के साथ मिलकर। और फाइब्रिन का और थ्रोम्बिन का बनना ही क्या है? रक्त का थक्का जम जाना। इतना बताया था मैंने, ठीक है। अभी ब्लड क्लॉटिंग नहीं पढ़ाया है, लेकिन हमने बता दिया था वर्बली आपको, ठीक। विटामिन डी, देखो जिनका साइंस नहीं है वो परेशान ना हो, जितना लिखवा रहे हैं और जितना बोल रहे हैं वो पल्ले पड़ रहा है ये बताओ, इतना बताओ खाली हमें। जिनका स्ट्रीम साइंस नहीं है कोई लोग इसमें जिनका विज्ञान वर्ग नहीं है? बताइए भाई कौन सा है सब? तो जितना बोल रहे हैं ये पल्ले पड़ रहा है। अब नाम तो आपको ये रटना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे हम लोग, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम को लिखते हैं और रट भी लेते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक लिखना सीखते हैं, ठीक है, साइंस वाले बच्चे, हम लोग भी तो यही सब करते हैं। वैसे ही आर्ट वाले बच्चों के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक और मीर कासिम कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन ये बड़ी चीज़ है। तो आप भी इसको समझ लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। विषय की विशेषता को समझने के लिए बोल रहा हूँ, और इनको ऐसे का ऐसे रट लीजिए, कोई बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं, और शरीर की काम भी बता रहा है तो याद करते चलिएगा, छोड़िएगा नहीं इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, कैल्शियम और फास्फोरस, ये पूछा गया था कि शरीर में कौन सी ग्रंथि जो है वो कैल्शियम को संतुलित करती है। कैल्शियम बहुत पूछा जाता है, क्योंकि ब्लड में भी काम आता है, हड्डियों में भी काम आता है। पता है चट्टानों में भी कैल्शियम कहाँ से आया मालूम? चूना पत्थर जानते हो? चूना पत्थर वो कैल्शियम की वजह से ही है। पेट्रोलियम जो पाया जाता है समुद्रों में, वो कहाँ से पाया जाता है? जानवर मरे, डिस्ट्रॉय हुए, और वो आज तेल के निर्यातक बन गए। बहुत सारी चीज़, बायोकेमिकल चीज़ें हमारे अंदर चला करती हैं, केमिकल रिएक्शन, वो डिस्ट्रॉय होती हैं तो कहाँ जाती हैं? इसी पृथ्वी पर ही तो जाएंगी। अरे चट्टाने पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? पढ़े होगे, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान, है ना। ये चट्टान टूट के किस पे गिरी? पेड़ पौधों पे गिरी, मनुष्य पे। अभी हम लोगों पर मान लो ऊपर से कोई पत्थर गिर जाए तो हम लोग क्या दब जाएंगे उसी के नीचे। कुछ दिन बाद हम लोग भी क्या बन जाएंगे? उसी पत्थर में कंपोजाइट हो जाएंगे, एकदम मिल जाएंगे। और जब मिल जाएंगे तो कुछ दिन बाद जब तोड़ा फोड़ा जाएगा तो हम लोगों की हड्डियाँ निकलेंगी, कैल्शियम भी पाया जाएगा थोड़ा बहुत इसके नीचे। तो वही सफ़ेद चूना का पत्थर, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। चलिए, विटामिन डी हो गया, पैराथायराइड ग्रंथि हो गई। अगली ग्रंथि लिखिएगा, अगली ग्रंथि बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत पूछी जाती है। अगली ग्रंथि का नाम है थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? थाइमस ग्रंथि। सुनिए, यहाँ बीच में होती है थाइमस ग्रंथि, बिल्कुल हार्ट के पास। यहाँ पर हार्ट होता है आपका, इधर आपके फेफड़े होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर बीच में एक हड्डी होती है जिसको हम, और इसी में हड्डियों में जुड़ी होती हैं सारी आपकी पसलियाँ, ठीक है, आगे आके रिब्स, और इस हड्डी को बोलते हैं हम लोग, बीचों बीच में कड़ा कड़ा लगता होगा, कभी आप ऐसे महसूस करेंगे तो एक कॉलर की तरह हड्डी होती है जिसको स्टर्नम बोलते हैं। जब आपको स्केलेटन सिस्टम पढ़ाएंगे, कंकाल तंत्र, तब बताएंगे कि हमारी हड्डी, हमारी जो पसलियाँ होती हैं कितनी होती हैं? 14 होती हैं, ठीक है, जोड़े में, ठीक है। ट्रू भी होती हैं, फॉल्स भी होती हैं, वो जब स्केलेटन सिस्टम पढ़ाएंगे, जब आपको हम बताएंगे कि कंकाल हमारा ऊपर जो होता है, उसके बाद यहाँ पर होता है, यहाँ पर हमारी स्टर्नम होती है, उसी स्टर्नम में आके पीछे मेरुरज्जु होता है, वर्टिबल कॉलम होता है, उसी से पसलियाँ घूम घूम कर आती हैं, जाल बना लेती है ताकि इंटरनल ऑर्गन क्या रहें? सुरक्षित रहें, ठीक है। नहीं पता लगा किसी ने घूसा मारा, सीधे हार्ट पे घूसा पड़ गया। ऐसे कोई घूसा मारेगा तो आपकी हड्डी पे पड़ेगा,
और हड्डी आपको कंट्रोल करेगी, जर्क कम पहुंचाएगी। इसलिए भगवान ने ये स्केलेटन सिस्टम दिया कि हमारे शरीर भी अंग भी सुरक्षित रहें और साथ में एक मनुष्य को एक विशेष ढांचा मिल सके। समझ गए इतनी बात? चलिए, तो इसी के बीच में यहीं पर एक स्टर्नम होती है और चारों तरफ से आके पसलियाँ इसी स्टर्नम में जुड़ती है, यहीं पर होती है। कभी अगर किसी का ऑपरेशन किया जाए तो यहीं पर निकलती है, ठीक है। इसी में के बीच में एक पीछे की कैविटी में एक ग्रंथि पाई जाती है, इसको थाइमस ग्रंथि बोलते हैं। थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड पाई जाती है और ये थाइमस ग्लैंड विशेष परिस्थिति में रहती है, उसके बाद चली जाती है, ठीक। थाइमस ग्रंथि के दो काम होते हैं। पहला काम लिम्फोसाइट्स बनाना। और लिम्फोसाइट बच्चा जानता है हमारी क्लास में, पहले पढ़ने का यही ब्लड पढ़ने का यही फ़ायदा है। नहीं सोचो, अगर कहीं लिम्फोसाइट लिखा हो तो हमारी क्लास में कुछ ऐसा है जिसने हम सही से पढ़ा है, जितनी क्लासें मैंने पढ़ाई हैं। कोई ऐसा बच्चा है इसमें जिसने पढ़ा है? लिम्फोसाइट जानते हो कि वो भी नहीं जानते हो? अरे कुछ तो बताओ यार लिम्फोसाइट के बारे में, क्या काम होता है लिम्फोसाइट का? हमारे प्राण निकल गए ब्लड में पढ़ाते पढ़ाते, लिम्फोसाइट लिम्फोसाइट लिम्फोसाइट, लेकिन आप ना बता पाए। WBC पढ़ाया था, वाइट ब्लड सेल्स बताया था, ठीक है। और मैंने बताया था कि WBC हमारी कितने प्रकार की, दो प्रकार की, ग्रेन्युलो अग्रेन्युलो। ग्रेन्युलो न्यूक्लियोसाइट, न्यूक्लियोफिल्स, बेसोफिल्स और इजोफिल्स। और अग्रेन्युलो में बताया था कौन कौन सी, दो, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट में भी दो बताया था, बीटा और बी और टी सेल्स। बी सेल्स एंटीबॉडी बनाती हैं, जो कोरोना वायरस में हम लोग बना रहे थे, ठीक है। अरे सुनो, ऐसे समझ लो, लिम्फोसाइट का मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। और शरीर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाता है? एंटीबॉडी बना के। किसी भी विशेष प्रकार के दुश्मन के लिए एक एंटीबॉडी हमारे शरीर में बनाई जाती है, ठीक है। अभी आपने कोरोना आया था तो सुन रहे होगे कि कोरोना वायरस के लिए हमारा शरीर क्या बनाता है? एंटी। इतना तो विज्ञान पढ़ ही लिए होगे कोरोना वायरस में, ऐसा तो कोई भी नहीं है। अभी तुम रिक्शा वाले से पूछोगे भैया कोरोना वायरस में इंजेक्शन से क्या बनता है, तो बता देगा मुंह पे एंटीबॉडी, तब शर्मा जाना। समझ रहे हो? एंटीबॉडी से ही हमारा शरीर लड़ता है। भगवान ने एक सिस्टम अंदर बनाया है WBC। RBC, WBC का नाम सुने हो? RBC ऑक्सीजन को ले जाती है और चीज़ों को सेल से लेके आके बाहर छोड़ देती है, लेकिन जो WBC सेल होती है वो क्या करती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता में लिम्फोसाइट WBC का ही अंग है। किसका अंग है ये? ना समझ में आ रहा हो? WBC लिख लेना है ऐसे। WBC का इंपॉर्टेंट अंग है लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट्स आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बी लिम्फोसाइट और एक होता है आपका टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट यानी वायुसेना। वायुसेना, वायुसेना, वायुसेना क्या करती है? ऊपर से बम दागती है। और बम, बी फॉर बम, बम ही क्या है? एंटी बॉडी। पूछेगा एंटीबॉडी कौन बनाता है, तो बी लिम्फोसाइट्स। एंटीबॉडी कौन बनाता है? बी लिम्फोसाइट, ठीक है। और थल सेना ये जमीन में जाके डायरेक्ट लड़ती है, समझ गए? बैक्टीरिया से, विषाणुओं से, समझ गए? यही है एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी जो होती है यही किसी रोग के लिए, जैसे कोरोना है, किसी को कोविड हो गया, कोविड-19 हो गया। अब कोविड-19 में संख्या है कोविड-19 की मान लीजिए 10, एंटीबॉडी उस समय आपके शरीर में है कितनी? 40। तो ये 40 इसको दबा के मार देंगी और इसको हल्का सा सर्दी जुकाम होगा और उसके बाद ये फिट होके घूमेगा। इसको ना तो आइसोलेशन की ज़रूरत है ना कुछ। और पता चला कहीं इसके बाद 50 ठो हुई, तब तो पता ही नहीं चलेगा इसको कोरोना हुआ भी है कि नहीं। और गलती से अगर इसके पास निकली कितनी? 5, तो इसको 3 दिन बाद बुखार भी आएगा, 5वें दिन बाद ये सांस भी नहीं ले पाएगा। और कहीं अगर इसके बाद एंटीबॉडी उस समय 0 हुई, तब तो ये वेंटिलेटर तक जाएगा। और अगर इसका शरीर नहीं बना पाया, अब दुर्भाग्य था कि ना तो वैक्सीन थी ना कोई दवाई थी, तो घर में काढ़ा बना बना के पीते थे हम लोग, याद आ रहा है? काढ़ा पीते थे तो मामला खत्म हो जाता था, ठीक। इसीलिए बनाई गई वैक्सीन और वैक्सीन लगा दी गई आदमी को। अब हमारे शरीर ने क्या किया? कोरोना वायरस को ही लोगों साइंटिस्टों ने अध्ययन किया और इसमें जितने जितने चीज़ें थी सबको लेके आए और जोड़ा और एक डब्बे के अंदर भर दिया। इसको बोलते हैं वैक्सीन। सारी खूबियां कोरोना वायरस की इसके अंदर भरी गई, बस एक खूबी हटा दी गई जो सबसे खतरनाक थी, जिससे जान
जा सकती थी, और इसी को डाल के मनुष्य के शरीर में घुसेड़ दिया गया। अब जब ये घुसेड़ा गया तो हमारे शरीर की एक विडंबना है, भगवान ने बना रखा है लिम्फोसाइट WBC, ये क्या करता है, जैसा एजेंट आता है उसी की तरीके के नौजवान पैदा कर देता है, उन्हें एंटीबॉडी कहते हैं, लड़ने के लिए। इसने देखा कि कोई आया है, शरीर ने उसी प्रकार की 100 एंटीबॉडी बना ली। अब जिसके पास 0 थी उसके पास भी कितनी बन गई, 100, लेकिन ये मार तो सकती नहीं, कमजोर है। चलो ये धोखा देके जैसे 100 इधर बने, ये निकल ली, डिस्ट्रॉय हो गई। अब सुनो मेरी बात, अब मान लो तुम गलती से किसी ताबड़तोड़ कोरोना इन्फेक्टेड वाले के पास चले गए। अब उसके पास मात्र कितनी थी, 20 थी कोरोना वायरस की बीमारियां। उसने 20 एंटीजन आपको दिए, पैथोजन दिए, पैथोजन यानी बीमारी दे दी। जैसे ही आपको दी वैसे ही आपकी जो 100 एडवांस में बने बैठे हैं वो इसके ऊपर टूट पड़ेंगे और आप वेंटिलेटर तक नहीं जाएंगे। बस यही है कोरोना वैक्सीन, समझ गए बात को। तो ये बनाई जाती है, जैसे टीके लगते नहीं है, बहुत सारे हेपेटाइटिस का टीका लगता है, बहुत सारे टिटेनस का लगता है, टिटेनस का घोड़े के अंदर बनाया जाता है, टिटेनस का टीका बच्चों के लगाया जाता है, ठीक, बहुत सारे टीके हैं। उसी तरीके से अब ये भी लगाया जाएगा, आजकल के बच्चों का भी आया नहीं है, बच्चों का भी टीका शुरू हो जाएगा कुछ दिन में। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। तो थाइमस, इसीलिए देखो कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा किसको नहीं प्रभावित कर रहा है, बच्चों को, क्योंकि बच्चों के लिए स्पेशल भगवान ने बना रखा है लिम्फोसाइट, जो एंटीबॉडी बनाता रहता है, एंटीबॉडी भी बनाता है, लिख लेना है एंटीबॉडी, ठीक है। और साथ में आपका क्या बनता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन। आपने देखा होगा छोटे बच्चे सुबह से कुछ भी नहीं खाते लेकिन पूरा दिन खेला करते हैं, पूरा दिन मस्त रहते हैं, प्रोटीन अंदर बना करती है, कौन बनाता है, यही थाइमस ग्लैंड बनाती है। कौन सी ग्रंथि बनाती है, थाइमस ग्लैंड, ठीक। तो और जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ये ग्रंथि विलुप्त हो जाती है ऐसे, और सिर्फ बचता है नामो निशान, ठीक है। तो पूछता है कौन सी ग्रंथि हमारे शरीर से गायब हो जाती है, थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। चलिए अगली ग्रंथि लिखिएगा, अगली ग्रंथि आपकी, अगली ग्रंथि लिखिएगा, लिवर ऊपर होता है कि किडनी, लिवर पहले आता है कि किडनी, लिवर पहले आता है, ठीक है। तो लिवर के पास एक ग्रंथि लगाई जाती है, इसका नाम होता है पैनक्रियाटिक ग्रंथि, लिख लो, पैनक्रियाटिक ग्लैंड या ग्रंथि, पैनक्रियाटिक ग्लैंड। अगली ग्रंथि है पैनक्रियाटिक ग्रंथि, पैनक्रियाटिक ग्रंथि। दोबारा अब हार्मोन न पढ़ना कभी, ठीक है, जितना हार्मोन पढ़ा दिए इसमें से क्वेश्चन आपका आ जाएगा पेपर में, अगर आया तो, और आता ज़रूर है। पैनक्रियाटिक, और सुनो ये हार्मोन आपका जीएस में भी आ जाता है, जनरल स्टडीज़ के पेपर में भी धर देगा तो आप लगाओगे, वहाँ पे आता ही है क्वेश्चन। पैनक्रियाटिक ग्लैंड, देखिए थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो होता है आपका आमाशय होता है, यहीं पर आपका लीवर लगा होता है, ठीक है। यहीं पर आपका 2 किडनियाँ होती हैं। किडनी कितनी होती हैं, 2 किडनी भगवान ने 2 दी हैं, बाकी सब कुछ 1 दिया है। भगवान को और भी चीज़ें 2-2 देनी चाहिए थी, ठीक है, वरना इसी चक्कर में तो बेचारा दिल और जिगर घायल हो जाता है, दिल भी घायल और जिगर भी घायल। किडनी रही 2, 1 दे दोगे तब भी जिंदगी चलती रहेगी, ठीक। भगवान को ये भी 2 ही बनाने चाहिए थे। अरे भाई देखिए, दिल घायल होगा तो आप सिरोसिस की बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। अब बहुत जने सिरोसिस नहीं समझ रहे होंगे, सिरोसिस हो जाता है, जो लोग ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं उनको सिरोसिस हो जाता है, लिवर डैमेज हो जाएगा उनका। भाई ज़रूरत से ज़्यादा आप उल्टी सीधी चीज़ें पिएंगे तो वो कहाँ जाएगी, लिवर में जाएगी, और लिवर क्या होगा, धीरे धीरे लिवर सेल्स उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगी, कन्वर्ट नहीं कर पाएंगी, और बाद में उसके डैमेज हो जाएंगे। लिवर डैमेज होगा तो आप डैमेज हो जाओगे। जिनका लिवर डैमेज होता है उनकी शक्ल देखे हो तुम, आप लोग सूख के छुआरा हो जाते हैं। जिनका लिवर पीलिया हो जाता है ना, पीलिया भी इसी का ही सबसे बड़ा उदाहरण। पीलिया में कौन सी, ब्लूब्रीन बताया था मैंने, ब्लूब्रीन बढ़ जाता है तो पीला हो जाता है आदमी। बता चुका हूँ ये सब चीज़ें भाई आप लोगों को, आप पुराना पढ़ते भी नहीं है, पढ़ लिया करिए। टेस्ट होगा एक दिन, हम बायोलॉजी टेस्ट ले लेंगे आपसे, देखेंगे कितने लोग पढ़ के आते हैं। उसी दिन से बायोलॉजी या तो पढ़ाएंगे या तो बंद कर देंगे, हम नहीं पढ़ाएंगे, फिर कोई और पढ़ाए, पढ़ो जिससे पढ़ना हो, ठीक है। हम टेस्ट लेने वाले हैं, जितने हमने ब्लड पढ़ाया ब्लड से ले लेंगे, और लिवर विवर पढ़ाया थोड़ा बहुत ये पढ़ा, थोड़ा जनरल साइंस के क्वेश्चन डाल देंगे, और 20 क्वेश्चन का एक टेस्ट ले लेंगे साइंस का। अगर फीडबैक अच्छा आया तब तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं आया तो इसका मतलब समावेशी कक्षा है, अध्यापक ही अनट्रेंड है, बच्चे समझदार हैं, बच्चों को नहीं आया, बच्चों को कोई समझा नहीं पा रहे हैं, हम मेथड गलत है हमारा, तो हम पहले मेथड सही कर लेंगे फिर आएंगे पढ़ाने, ठीक है। पढ़ते रहना भैया, याद कर लेना ये। किडनी, किडनी के पास 2 ग्रंथियां पाई जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। किडनी और लिवर के जस्ट बीच में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको बोलते हैं अग्नाशयी ग्रंथि। कभी स्ट्रक्चर देखोगे तो ऐसे बना रहता है,
पत्ते नुमा संरचना निकली रहती है, इसको पेनक्रियाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेनक्रियाज। और यही पर होती है पेनक्रियाटिक ग्लैंड का भी काम करती है। यही पेनक्रियाज जो होती है आपकी ग्लैंड का भी काम करती है। ग्लैंड इसको इसलिए कह दिया गया, गलती से ये दो हार्मोन निकाल देती है, एक का नाम होता है इंसुलिन और एक का नाम होता है ग्लूकेगॉन, इसीलिए इसको दर्जा दे दिया कहेगा ग्लैंड का। समझ गए? तो पेनक्रियाटिक ग्लैंड, यहाँ से दो हार्मोन निकलते हैं, नाम लिख लो उनके, मैं पहले भी बता चुका हूँ। हमने आपको बहुत सारी चीज़ें एडवांस में बता रखी हैं, उनके नाम हम अब ले रहे हैं। पहले का नाम था इंसुलिन, नाम सुने हो कभी? इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है, सुने होंगे। मधुमेह जिनको हो जाती है, शक्कर जरूरत से ज़्यादा खा लेते हैं तो मधुमेह नाम की बीमारी हो जाती है, इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। इंसुलिन क्या करता है बताओ भैया, इंसुलिन का क्या काम है? कई बार बच्चा ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, इंसुलिन का क्या काम होता है, और ना बता पाए तो बहुत अन्याय कर रहे हो आप। इंसुलिन का क्या काम होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में? ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, और इस क्रिया को क्या कहते हैं? ग्लूकोज के ये भी बहुत पूछा जाता है। ग्लाइकोलिसिस नहीं, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, जब श्वसन तंत्र पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का निर्माण होता है, उस क्रिया को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस भी बहुत महत्वपूर्ण है, सीधा पेपर में पूछेगा। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया के बाद कौन सा उत्पाद बनता है? तो उत्पाद का नाम होता है पायरुविक एसिड। याद रखना, जो साइंस के बच्चे नहीं हैं वो केवल इतना याद कर लें, यही पेपर में मिल जाएगा। उन्हें पूरी ग्लाइकोलिसिस पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल बस उसका कंपाउंड याद रखें। हम आपको बताते ही चलेंगे ना कि कौन सी चीज़ आता है पेपर में। इंसुलिन। दूसरा होता है ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन, ठीक है, ग्लूकेगॉन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये क्या करता है? ये रिवर्सिबल रिएक्शन चलाता है। ग्लूकोज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए भगवान ने उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर लिया। ग्लाइकोजन जब ग्लूकोज ख़त्म हो जाता है और हम कुछ खाना पीना नहीं खाते हैं, तब उस कंडीशन में ऊर्जा के लिए ज़रूरत होती है ग्लूकोज की, तब यही ग्लाइकोजन कन्वर्ट करता है ग्लूकेगॉन वापस ग्लूकोज में, और हम उसका प्रयोग कर लेते हैं और हमारी प्रक्रिया चलती रहती है। तो जो वापस कन्वर्ट करता है, तो इस प्रक्रिया का भी नाम बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में, उसका नाम है क्या? ग्लाइकोजीनोलिसिस। ग्लाइकोजीनोलिसिस। और सुनो, जंगल में खो गए, अब ना वहाँ खाना मिला, और जो बचा कचा ग्लूकोज खा के यहाँ से समोसा खा के गए थे, वो भी वहाँ कोई जंगल में समोसा की दुकान तो मिलेगी नहीं, वो भी नहीं बचा। अब अंत में क्या करोगे? अब शरीर कहाँ से ऊर्जा बनाएगा? तो जो लोग ज़्यादा मोटे होते हैं, फैट को एब्जॉर्ब कर, मैंने बोला था ज़रूरत से ज़्यादा ग्लूकोज खाओगे तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा और ग्लूकोज खाओगे, खाते ही जाओगे, तो ग्लाइकोजन कन्वर्ट करना बंद करेगा और वो बन जाएगा कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो धमनियों में ब्लॉकेज आ जाएगा, और धमनी में ब्लॉकेज आएगा तो हार्ट अटैक्स आता है, ठीक है। तो जब कुछ नहीं मिलता है तब हमारे शरीर में फैट होता है, फैट, चर्बी। चर्बी को तोड़ तोड़ कर शरीर ग्लूकोज बनाना शुरू कर देता है। आप मरोगे नहीं, बिल्कुल सूख के छुआरा हो जाओगे। जितना ज़्यादा फैट रहेगा उतने ज़्यादा दिन जंगल में जिंदा रहने की चांसेस आगे, हिल डुल नहीं पाओगे, बस आंखें खुली रहेंगी, दिल धड़कता रहेगा। जब तक आपके शरीर में चर्बी रहेगी तब तक तोड़ तोड़ कर वो क्या बनाएगा? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाएगा, और ग्लिसरॉल काहे में आगे चल के कन्वर्ट हमारा होता रहेगा, धीरे धीरे हमको ऊर्जा मिलती रहेगी। और लास्ट में इसी प्रक्रिया को बोलते हैं ग्लाइको, कुछ नया हो रहा है ना, तो नाम हो जाता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। कौन सी जेनेसिस? जब हमारा शरीर चर्बी यानी फैट को तोड़ता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं ऊर्जा के लिए? ग्लाइकोनियोजेनेसिस। जितना बता रहा हूँ क्रॉप करके खाली इतना लाइन लिख लोगे ना, यही नोट्स तुमको मिल जाएगा। जो यहाँ साइंस के बच्चे बैठे हैं, बताइए क्या ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है इनके लिए? जिन्होंने साइंस स्ट्रीम ले रखी है वो बताइए भाई, है इम्पोर्टेंट? तो नहीं अगर लग रहा है इम्पोर्टेंट तब भी इसको पढ़ लो, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आएगा जरूर पेपर में, ठीक है। ज़्यादातर पेपरों में इंसुलिन पूछा जा रहा है बार बार, ठीक है। इसके आगे लिख लो, इंसुलिन के आगे लिख लो ग्लाइकोजेनेसिस 50 बार बोल चुके हैं, लिख लो पुष्पा। ये पुष्पा है बायोलॉजी का, झुकता नहीं है, हर पेपर में आता है, समझ गए? यही आएगा पेपर में इस बार। और देख लेना सुपर टेट के पेपर में, अगर तुमको ना मिला ना ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कौन सा हार्मोन करता है तब बताना। ये अगर ये भी नहीं पूछा तो ये जरूर पूछेगा ग्लूकोज किस फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। अब पूछे दोबारा तो बता देना, ठीक है, ग्लाइकोजन। चलिए अगली ग्रंथि लिखिएगा। अगली ग्रंथि बहुत इंपॉर्टेंट है, एड्रीनल ग्रंथि। अगली ग्रंथि है एड्रीनल ग्रंथि, बस एक ग्रंथि इसके बाद और है, खत्म हो जाएगी क्लास। एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है, या इसी को इमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं।
इमरजेंसी ग्लैंड, एड्रीनल ग्रंथि या इमरजेंसी ग्रंथि, ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड या इमरजेंसी ग्रंथि, ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड या इमरजेंसी ग्रंथि, ठीक है। इससे हार्मोन निकलता है। अभी हम सिर्फ ग्रंथि और हार्मोन बता रहे हैं, कहाँ पर सिचुएटेड होता है। जब ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक एक टॉपिक पढ़ाएंगे तब आपको बताते चलेंगे ये वही हार्मोन है भैया, देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में ये काम करता है और ये एंजाइम इसकी सहायता से निकलते हैं। अगर ये हार्मोन उस समय ना आता तो बच्चा ये काम ना होता, लेकिन वो बताने से पहले आपको ये तो बता दें कौन कहाँ से निकलता है। एड्रीनल ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है, इसको एड्रेनलिन कहते हैं, आगे ईन लगा लेना बस। अभी दिखते हैं, देखो ऐसे, एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है, हार्मोन ये निकलता है। जैसे थायरॉक्सिन हार्मोन होता है वैसे एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है। और ये एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है इसी को इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, जब हमें किसी बात पे गुस्सा आता है, हमारा क्रोध नामक संवेग चरम पर होता है और अत्यधिक पुनरावृत्ति होने लगती है, गिलफोर्ड के अनुसार अत्यधिक पुनरावृत्ति से द्वितीयक संवेग बनने लगते हैं, इतना ज़्यादा ईर्ष्या, इतना ज़्यादा द्वंद्व पैदा होने लगता है। और जितना ज़्यादा द्वंद्व और ईर्ष्या पैदा होगा उतना ज़्यादा आपका बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। जैसे कि श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा है, अत्यधिक गुस्सा करने से बुद्धि भ्रम में चली जाती है और भ्रम होने के बाद हम वो कर बैठते हैं जो हमें करना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण भगवान जी ने भी भगवत गीता में कहा, उनको भी पता था कि ऐसा होता है। इसीलिए कहते हैं क्रोध कभी भी आए तो कुछ भी मत करना, शांत हो जाना या उस जगह से चले जाना, नहीं तो नुकसान तुम्हारा होगा, सामने वाले का तो नहीं होने वाला। गुस्से में तुमसे कुछ भी हो गया तो उसका हर्जाना तुम ही भोगोगे और तुम ही विलुप्त हो जाओगे। वो तो विलुप्त होगा ही होगा, साथ में तुम भी विलुप्त हो जाओगे। समझ रहे हो ना? इसीलिए एड्रेनलिन हार्मोन आकस्मिक हार्मोन इमरजेंसी टाइम में, जैसे गुस्सा, भय, डर, आकस्मिक परिस्थितियों में ये हार्मोन बाहर निकलता है और विचित्र काम करता है, इसीलिए बोलते हैं इसको एड्रेनलिन हार्मोन। जैसे कहावत है ना, इसको लड़ो या मरो हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है, लिख लो, लड़ो मरो हार्मोन भी नाम से कभी कभी पूछ लेता है जनरल साइंस में, लिख लो, लड़ो मरो हार्मोन किसे कहते हैं, लड़ जाओ मर जाओ, ठीक है, एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है। जो भी दो प्राणी लड़ रहे होते हैं उनके अंदर उस समय ये बहुत निकल रहा होता है हार्मोन। भगवान जी को एक ऐसा इंजेक्शन बनाना चाहिए था, एक कोई ऐसी जगह देनी चाहिए थी जहाँ से इसका एंटी बनाना चाहिए था कि तुरंत वो दबा दिया, जैसे किसी गुस्सा आ रहा है उसके यहाँ पे दबा दिया, ठीक, अब वहाँ से दूसरा हार्मोन रिलीज हो गया, उसने इसको लॉक कर दिया, अब आदमी पता मारने रहा कंटा लगा लिया उसने गले, तो कितना क्राइम बच जाता है ना इस दुनिया में, है ना। किशोरा अवस्था में सबसे ज़्यादा हमको लगता है एड्रेनलिन ही निकलता है। आँख कैसे दिखा दी है, बाहर मिलो तुम, सारे मास्टर कहाँ मारे जाते हैं किशोरा अवस्था में, कहीं हमका मारे हो, चलो बाहर मिलो, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, इसलिए जो है थोड़ा सा बच के रहिएगा एड्रेनलिन हार्मोन से। ये कहाँ पाई जाती है, ये भी कई बार परीक्षाओं में बैक टू बैक पूछा गया है, लिख लीजिएगा, किडनी के ऊपर पाई जाती है। किडनी, बताओ हमारे शरीर में किडनी का क्या काम है, हजारों बार यही क्वेश्चन पूछा गया है पेपरों में, बताइए किडनी का क्या काम है? शुद्धिकरण, शुद्धिकरण। वैसे तो लीवर भी करता है, वैसे तो फेफड़ा भी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन मिला के शुद्ध ही तो कर रहा है फेफड़ा हमारा, लेकिन फिर भी हम लोग उसको ध्यान नहीं देते। लेकिन किडनी सबसे ज़्यादा करता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में शुद्धिकरण कौन सा करता है? किडनी, क्योंकि किडनी ही गलत चीज़ों को छान के अलग रखता है और अच्छी चीज़ों को छान के अलग रखता है। अच्छी चीज़ों को ब्लड में पहुँचा देता है, ब्लड से वो आया कहाँ चली जाती हैं? हार्ट में, और हार्ट से कहाँ जाती हैं? फेफड़े में, फेफड़े से वापस फिर हार्ट से फिर पंप की जाती हैं। और अगर आपको कहीं पर किसी चीज़ की आवश्यकता है तो ब्लड में जो मिला हुआ हिस्सा वो वहाँ पहुँच जाता है और आप जीवित हो जाते हो। समझ गए बात को? किडनी का काम हो गया, एड्रेनल ग्रंथि का काम हो गया। अब उसके बाद एक अंतिम ग्रंथि है और यही लास्ट ग्रंथि है और इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है, लिख लीजिएगा, गोनैड ग्रंथि। कल हमने गोनैडोट्रोपिक हार्मोन पढ़ाया था और वही हार्मोन आके गोनैड को एक्टिवेट करता है, लिख लो गोनैड ग्रंथि। गोनैड दो प्रकार की होती हैं, एक होती है आपकी टेस्टिस और एक होती है ओवरी। एक होती है टेस्टिस और एक होती है ओवरी, ठीक है। अब सुनो, दूर से आ रहा है कौन सा हार्मोन, कौन बच्चा मुझे बताएगा? जो बताएगा समझ लीजिए बहुत पढ़ता है, घर में मेहनत करता है। कौन बताएगा कि हार्मोन, कौन सा हार्मोन आ रहा है यहाँ पे? देख लो, ये दशा है हमारी क्लास की। कल हम चीख चीख कर पढ़ाए, ना पता हो तो कल का वीडियो फिर आप देख लीजिएगा एक बार पलट के, है
FSH बोल दो बच्चा, या LH बोल दो, या थोड़ा तो हमें मतलब इज्जत बचाने की वो दे दो। हाँ, या बोल दो कौन सा हार्मोन, गोनेड, GTH बोल दो, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन बोल दो, आएगा धीरे धीरे। और इसको बोलेगा गोनेड ग्रंथियों को, टेस्टिस को, ओवरी को, भाई साहब आप लोग क्या करिए, स्पर्म और ओवम का निर्माण करिए। तो ये भी तो ग्रंथि हैं, टेस्टिस और ओवरी भी तो ग्लैंड हैं, टेस्टिस और ओवरी भी ग्लैंड है, तो टेस्टिस और ओवरी भी कहेंगे हाँ बच्चा तुम भी निकालो अपना हार्मोन। अब देखो गोनेड ग्रंथि हार्मोन निकालने जा रही है, ये निकालेगी कौन सा, टेस्टे, हजारों बार पेपर, ये भी, ये पुष्पा है और ये RRR है, आना ही आना है पेपर में। ऐसा कोई पेपर है नहीं साइंस का बनता है जिसमें टेस्टोस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन ना पूछा जाता हो, समझ रहे हो, लिख लो टेस्टे, और इधर ये देखो ग्लैंड है तभी तो हार्मोन निकाल रही है, ग्लैंड है तभी तो हार्मोन निकाल रही है, लिख लो एस्ट्रोजन, यहाँ 3 निकलते हैं, एस्ट्रोजन। हमारी एक आदत है हम कुछ चीज़ें समय से पहले बता देते हैं, गलती कर गई, ये चीज़ें हमें वहाँ नहीं बतानी चाहिए, पीयूष ग्रंथि में यही बतानी चाहिए, लेकिन सोचो वहाँ बताने से फ़ायदा तो मिल रहा है ना, डबल रिवाइज हो रहा है हमारा। प्रोजेस्ट्रॉन, ट्रॉन, और अंतिम होती है आपकी रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन, ये 4 हार्मोन आपको पढ़ने हैं। यहाँ लिख लो पुष्पा, यहाँ लिख लो RRR, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप में महत्वपूर्ण है, बहुत चर्चित है, बहुत फेमस है, ठीक है, RRR। चलिए सुनिए ध्यान से हमारी बात, ये चारों हार्मोन्स को रट्टा मान लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। जैसे ही FH या LH, अब सुनो इधर बता दें आपको, इधर आता है FSH और इधर कौन सा आता है LH, ठीक है। पूछेगा ओवरी नामक गोनेड ग्लैंड को हार्मोन निकालने के लिए, इन 3 हार्मोन निकालने के लिए कौन बोलता है, LH, ल्यूटिजाइंग हार्मोन, ठीक है। और इधर बोलेगा कि टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए कौन हार्मोन ऊपर से आता है, FSH, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, जैसे ही आता है वैसे ही टेस्टोस्टेरोन बाहर निकलता है और फॉलिकल सेल से क्या निर्माण होता है, हम लोगों के स्पर्म का निर्माण होता है, कहे का, शुक्राणुओं का निर्माण होता है, ठीक। और इधर देखिए ये आता है और यहाँ पर एस्ट्रोजन का काम, विशेष काम होता है ओव्यूलेशन का होता है, ठीक है। जब आपको हम रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे तब वहाँ पर आपको पढ़ाएंगे हम मैचुरेशन साइकिल पढ़ाएंगे, तो ये आफ्टर 14 डेज बाद फिर से होती है, ठीक है। तो 14 डेज का जो सिस्टम होता है वो एस्ट्रोजन ही प्रिपेयर करता है, यानी ओवम के निर्माण में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, एस्ट्रोजन का। अगर ओवम नहीं बनेगा जब तक एस्ट्रोजन सही से नहीं निकलेगा, समझ रहे हैं, इसलिए एस्ट्रोजन का बहुत ज़रूरत होता है ओवम में। तो लिख लीजिएगा ओव्यूलेशन में, या ओवम फॉर्मेशन लिख लीजिएगा। ओवम फॉर्मेशन में किसका रोल होता है, सबसे इंपॉर्टेंट एस्ट्रोजन हार्मोन का, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन का काम होता है जो ये फॉर्मेशन हुआ है, इस फॉर्मेशन को बनाए रखना, इस फॉर्मेशन को, इसीलिए जब कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओवरी से कौन से 2, इस ओवम के लिए कौन से 2 हार्मोन उत्तरदायी होते हैं, तो कभी कभी एस्ट्रोजन का नाम रहता है, तो कभी कभी प्रोजेस्टेरोन का नाम रहता है, ठीक है। मोस्टली आपको प्रोजेस्टेरोन ही मिलता है, क्यों, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन संभालता है, ठीक है। प्रोलैक्टिन कम फेमस हुआ जितना फेमस ऑक्सीटोसिन हो गया। ऑक्सीटोसिन तो केवल दुग्ध को बाहर निकालने का काम करता है, छोटा बच्चा होता है वो क्या दूध खींच पाएगा, तो उसके लिए एक विशेष प्रकार का हार्मोन बनाया गया ऑक्सीटोसिन, जो दूध को फ्लो बना देता है और उसको बेबी को अपना भोजन प्राप्त होता है। इसीलिए प्रोजेस्टेरोन जो होता है ओवम का जो फॉर्मेशन हुआ है उसको बनाए रखना, और सुनो 9 माह तक बच्चे का पूरा ख्याल रखता है प्रोजेस्टेरोन, समझ गए। जिनका प्रोजेस्टेरोन कम हो जाता है उनका बच्चा देखो बहुत पहले ही पैदा हो जाता है। कभी कभी डॉक्टर कहती है अंदर सब गड़बड़ा रहा है, बच्चे का ग्रोथ नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, जल्दी ऑपरेशन करो। पता लगा जहाँ 9 महीने समय होता है वहाँ 7वें 8वें महीने में बाहर निकाल के उसको ऑक्सीजन पर रख के उसको सर्वाइव कराया जाता है, समझ गए। जो बहुत कमज़ोर हो उस तरह बच्चे हो जाते हैं, उसमें यही प्रोजेस्टेरोन सही से नहीं निकलता, ये केयर नहीं कर पाता। और बाकी कुछ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे फोलिक एसिड नहीं लिया, विटामिन B12 नहीं लिया, विटामिन B9 नहीं लिया, बहुत सारी चीज़ होती है। विटामिन B अपने शरीर में मत कम होने देना बच्चा, विटामिन B बहुत इंपॉर्टेंट होता है, B12 और विटामिन B9 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी का उर्फ नाम होता है फॉलिक एसिड। खास तौर से बच्चियां तो ये विटामिन को कभी मत कम होने देना, ये बहुत काम करेगी तुमको आगे आजकल के खान पान के हिसाब से,
ठीक है। और दूसरी बात, विटामिन B12 ये कभी स्टोर नहीं होता आपके शरीर में, ये आया है और आज ही खर्चा हो जाएगा, कल के लिए फिर व्यवस्था करनी पड़ेगी आपको, और नहीं खाओगे तो झेल जाओगे बाद में। विटामिन B बहुत ज़रूरी होता है, B12। ये फैट में मिलता है, जैसे आप क्रीम है, मक्खन वक्खन खाते हो ना, उसमें बहुत होता है। इंजेक्शन भी दी जाते हैं, जरूरत ज़्यादा कमी हो जाती है तो इंजेक्शन घुसेड़ा जाता है 0.5 मिलीग्राम। ठीक, चलिए अच्छा, ये समझ में आ गया। और रिलैक्सिन हार्मोन ये अंतिम का हार्मोन है, जब प्रसूति होती है तो उस समय ये अपना काम शुरू करता है, लेकिन इसके भी फादर आप बना रखे हैं किसको? अगर ये पापा हैं तो वो दादा हैं, नाम है उनका ऑक्सीटोसिन। ये रिलैक्सिन करता है, मतलब रिलैक्सिन। और पता है आजकल, पता है रिलैक्सिन हार्मोन भी दबाया जा रहा है, ऐसी ऐसी दवाई दे दी जाती है महिलाओं को कि वो ट्रीटमेंट चलता रहता है, रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज ही नहीं हो पाता है, लास्ट में पता चला प्रसूति में भी नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं पाती है, कहेंगे ऑपरेशन करा लो। ठीक है, पेन बहुत ज़्यादा होता है, उसके लिए रिलैक्सिन हार्मोन भगवान ने बनाया था कि बाद में जब बेबी बाहर निकले तो उसके लिए ये उत्तरदायी हो, लेकिन ये भी गड़बड़ा जाता है। तो उसके बाद ऑक्सीटोसिन भी गड़बड़ा जाता है, तो ऑक्सीटोसिन की दवाइयाँ भी देनी पड़ती हैं, बहुत सारे कांड होते हैं, लेकिन खैर छोड़िए, आप ये समझ सकिए। ये हो गया आपका हार्मोनल ग्लैंड और उनसे निकलने वाले प्रमुख हार्मोन जो पेपरों में बैक टू बैक पूछे जाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब आप मैथ पढ़ लीजिएगा, कल हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, कोई सा भी नया शुरू कर सकते हैं, किसी भी विषय का। ठीक है, हो सकता है मनोविज्ञान ही शुरू कर दें, ठीक है, लेकिन इसको पढ़ लीजिएगा, हम एक दिन टेस्ट लेंगे आपका बायो का और बता लीजिएगा सब चीज़ें। ठीक है, अब बताओ भैया, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? हाइपोथैलेमस को। सोचो, इतना जो कर्मकांड हो रहा है, इस कर्मकांड को कौन रोक रहा है? पीयूष ग्रंथि। सोचो तो पीयूषी ग्रंथि की, तो अगर सोच लो पीयूष ग्रंथि से LH और FSH ना निकले तो कभी टेस्टिस ओवरी निकलेगा, और कभी निकलेगा नहीं, तो हमारे बाबा, हमारे पापा, हमारे मम्मी, हम कभी हम मम्मी पापा बन पाएंगे? नहीं। तो पीयूष ग्रंथि की बोलो जय, जय बोलो, पीयूष ग्रंथि की जय। भगवान सबकी पीयूष ग्रंथि क्या रखे? सुरक्षित रखे। चलिए, और पीयूष ग्रंथि को भी कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड कौन सी है? हाइपोथैलेमस, जो यहाँ पर है। ठीक है, चलिए, जो सपने दिखाती है।